बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने चौंक कर कहा, जैसे किसी अजनबी को देख लिया हो। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे रच रही थी। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपक कर फर्श पर गिर रही थी और मैं चंद लम्हों के लिए भूल गया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। वो मुश्किल बोली, अम्मी ने कहा था साहब को चाय दे आओ। मैंने उलझन में ट्रे उसके हाथ से ली और मुख्तसरन बोला, अगली बार मत आना, समझी तुम? वो नजरें झुकाया आहिस्ता से बोली, जी साहब। बाहर बारिश की रिमझिम जारी थी। बिजली की कड़क ने कमरे को लम्हा भर के लिए रोशन किया। वो जैसे इस आवाज से सहम गई, उसके कंधे कांपे। मैंने महसूस किया कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, शायद 17 या 18 के करीब। मासूम चेहरा और आंखों में एक अनजानी वहशत। मैंने उसे जाने का इशारा किया तो वो तेजी से पलटी और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में खामोशी फैल गई, लेकिन उसकी मौजूदगी की खुशबू बाकी थी, गीली मिट्टी और चाय के बुखारात में घुली किसी नर्म खुशबू की तरह। मैंने चाय का एक घूंट लिया, कड़वी थी, शायद वो खुद भी परेशान थी, चीनी डालना भूल गई। मैंने बेदिली से कप मेज पर रखा और खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों के शोर में जैसे मेरे अंदर का सन्नाटा बढ़ रहा था। मैं अकेला था, लेकिन आज पहली बार अकेला महसूस हुआ। रात के खाने के वक्त जब मैं दस्तरखान पर बैठा तो हैरान रह गया। वो फिर मौजूद थी। मैंने कहा था कि तुम ना आना, मैंने सर्द लहजे में कहा। वो सहम कर बोली, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी साहब, उन्होंने मुझे भेज दिया। झूठ मत बोलो। नहीं साहब, वाकई बुखार है। उसकी आवाज लरज रही थी। मैंने चम्मच नीचे रख दिया और लंबी सांस दी। खाना रखो और जाओ। जी साहब। उसने बर्तन मेज पर रखे और मुड़ गई, मगर जाने से पहले एक लम्हे को रुकी। शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर चुपचाप चली गई। उसके जाते ही अजीब से खालीपन ने दस्तरखान को घेर लिया। मैंने महसूस किया कि खाने में नमक कम है, मगर उसे कुछ कहने का इरादा नहीं किया। रात गहरी हो चुकी थी। मैं मुतालागाह में बैठा फायने देख रहा था कि खिड़की के शीशे पर बारिश ने दोबारा तेजी से दस्तक दी। बाहर झांका तो अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक दरवाजा हल्का सा खुला। मैं चौंका। कौन है? मैं हूं साहब। रानी। अब क्या बात है? बिजली चली गई है, मैं लालटेन देने आई थी। मैंने एक लम्हा उसे देखा, हाथ में जलती लालटेन जिसकी रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। पानी से भीगे कपड़े उसके कंधों से लिपटे हुए थे। उसकी सादा शलवार कमीज भीग कर बदन से चिपक गई थी। मैंने फौरन नजरें फेर ली। लालटेन रख दो और चली जाओ। जी। वो मेज पर लालटेन रखकर पलटी तो उसकी गीली चोटी से एक कतरा फर्श पर गिरा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुछ तो था उस लम्हे में जो मुझे बेचैन कर रहा था। तुम्हारा नाम रानी क्यों रखा? मैंने अचानक पूछा, शायद खामोशी तोड़ने के लिए। वो चौंकी। अम्मी कहती हैं जब मैं पैदा हुई तो गांव के लोग कहते थे कि चांद सी बच्ची है, इसीलिए रानी। चांद सी बच्ची? मैंने आहिस्ता दोहराने के बाद खुद को मलामत की। अच्छा अब जाओ। जी साहब। दरवाजा बंद हुआ, मगर जहन में वही जुमला गूंजता रहा, चांद सी बच्ची। मैंने सर झटका और खुद को मसरूफ करने की कोशिश की, मगर रात तवील थी। सुबह जब आंख खुली तो फिजा में नमी और मिट्टी की खुशबू घुली थी। मैं बालकनी में आया तो देखा वो बाग के नल के पास खड़ी बाल धो रही थी। धूप की एक हल्की किरण उसके भीगे बालों से छन कर उसके चेहरे पर पड़ी। वो पल भर को मुस्कुराई, या शायद मैंने वहम किया। मैंने निगाहें चुरा ली, मगर दिल के अंदर जैसे कोई हलचल थी। नौकर ने आकर बताया, साहब नाश्ता लगा दूं? हाँ। मैं मेज पर बैठा तो फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। साहब, दादी आज भी ठीक नहीं है, मैं नाश्ता ले आऊं? मैंने गहरी सांस ली। लाओ, मगर जल्दी। वो चुपचाप ट्रे रखकर चली गई, मगर जाते हुए मेज पर चाय का कप रखते वक्त उसके हाथ कांपे और कप से चाय का एक कतरा गिरकर मेरे हाथ पर आ गिरा। अहमक, मैंने झुंझला कर कहा। माफ कर दें साहब। वो फौरन पीछे हटी। मैंने गुस्से में कहा, इतनी जल्दी जल्दी हाथ क्यों चलाती हो? ये कोई खेल है? नहीं साहब, बस घबरा गई थी। मैंने उसे घूर कर देखा। घबराहट तुम्हारी आदत लगती है। उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई गलती न हो। मैंने खामोशी इख्तियार की। उसके लहजे की सादगी ने मेरे गुस्से को कम कर दिया। दिन गुजरता गया। शाम को जब बारिश दोबारा शुरू हुई तो मैं बरामदे में जा खड़ा हुआ। बाहर का मंजर अजीब सा सुकून दे रहा था। बारिश की बूंदें छत पर पड़कर गीत गा रही थी। मैंने गहरी सांस ली, मगर उस लम्हे पीछे से एक आवाज आई, साहब चाय ला दूं? मैंने मुड़कर देखा, वही रानी। मैंने मना किया था, तुम क्यों आई? दादी सो रही हैं, सोचा आप अकेले हैं। मैं हंसा, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो नजरें झुकाकर बोली, अकेले लोग ज्यादा बोलते हैं साहब। मैं उस जुमले पर हैरान रह गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं ज्यादा बोलता हूँ? बस दिल कहता है। मैं चलना में उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम चाय रख कर जाओ। वो चुपचाप चली गई।
मगर जाते हुए उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। रात को नींद नहीं आई। बारिश थम चुकी थी, मगर दिमाग में शोर था। मैं बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि क्यों एक नौकरानी की बेटी मेरे ख्यालों में आ रही है। मैंने खुद को समझाया, ये महज एक वहम है, कल सुबह सब भूल जाओगे। मगर सुबह आई तो मैंने खुद को दोबारा खिड़की में उसे देखते पाया। वो बाग में फूलों को पानी दे रही थी। मैंने तेजी से पर्दा खींच दिया और दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा किया, शाहजेब तुम्हें क्या हो गया है? मगर सच ये था कि मैं बदलने लगा था। उसी दिन शाम को जब मैं काम से लौटा तो देखा वो दरवाजे के करीब बैठी थी, दादी का दुपट्टा सर पर डाले किसी कपड़े में सुई चला रही थी। मैंने पहली बार गौर से देखा कि उसके हाथ मेहनत से खुरच गए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। ये सब तुम करती हो? जी साहब, थोड़ा सा सिलाई का काम आता है और पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत। स्कूल गई थी मगर दादी ने छुड़ा दिया। मैंने सर हिलाया। तुम्हारी दादी सख्त औरत है। वो धीरे से मुस्कुराई। उनका दिल नरम है, बस जबान तेज है। उसकी बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया। पहली बार शायद बरसों के बाद मैंने मुस्कुराना महसूस किया। बारिश का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन की सुबह नमी से भरी हुई थी और बोझल फिजा लिए थी। मैं देर तक अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि कल रात रानी की बातों ने मेरे अंदर कोई अजीब सा ख्याल पैदा कर दिया है। मैं चाहकर भी उसे जहन से निकाल नहीं पा रहा। मैंने खुद को समझाने के लिए बाहर का रुख किया। फार्म हाउस के आसपास का चक्कर लगाया, मजदूरों को हिदायत दी, मगर जहन वहीं अटका रहा। जब मैं वापस आया तो देखा वो आंगन में सफाई कर रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी ऐसी थी जैसे बारिश के बाद सूरज की पहली किरण। मैंने लाशऊरी तौर पर रुककर उसे देखा। उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली, फौरन नजरें झुका ली। इधर आओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई। जी साहब, अब तुम मेरे कमरे में अकेले मत आना, जो कहना हो नौकर के जरिए कह देना। जी साहब, और तुम्हारी दादी को कह दो कि कल आकर मुझसे हिसाब ले जाएं, उनके पिछले महीने के पैसे देने हैं। जी। वो चुपचाप चली गई। मैंने दिल दिल में इत्मीनान की सांस ली, जैसे कोई मामला खत्म हो गया हो। मगर वो दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे पुरसुकून दिनों में से आखिरी दिन था। शाम के वक्त बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई, फाइलें मेज पर फैलाई और काम में मसरूफ हो गया। बाहर से हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे। अचानक दरवाजे के हैंडल की आवाज आई। मैंने चौंक कर सर उठाया। कौन है? कोई जवाब न मिला। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गया, मगर दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुल गया। मैंने बाहर झांका, कोई नहीं था। अजीब बात है, मैं बड़बड़ाया और वापस आ गया। कुछ लम्हे गुजरे थे कि दरवाजा अचानक जोर से बंद हुआ। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। ये क्या हरकत है? मैंने गुस्से में कहा। सामने रानी खड़ी थी, चेहरे पर खौफ, हाथों में पानी का जग। मैं बस पानी देने आई थी। दरवाजा खुद बंद हो गया साहब। झूठ मत बोलो, मैं चिल्लाया। मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे कमरे में आने से। साहब, दादी ने कहा है कि आपको पानी दे आऊं, बाहर अंधेरा है। मैंने सख्ती से कहा, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अगले ही लम्हे छिटक गई। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने घबराकर हैंडल खींचा। साहब, ये तो बंद है। क्या मतलब बंद है? मैंने आगे बढ़कर दरवाजा आजमाया। वाकई लॉक हो चुका था। मैं हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो मैंने खुद देखा था कि खुला था। वो डर के मारे एक कोने में जा खड़ी हुई। बाहर से हवा का शोर बढ़ रहा था। अचानक किसी के कदमों की आवाज आई और फिर एक खौफनाक चीख। हाय, मेरी पोती अंदर है। मैं चलने में पत्थर का हो गया। ये क्या बकवास है? मैं बड़बड़ाया। दरवाजे के दूसरी तरफ से बौखलाए हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। दरवाजा खोल शाहजेब, ये अब्बा की आवाज थी। गुस्से में लरसती हुई मैं चौंक कर बोला, अब्बा 1 मिनट में खोलता हूँ। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बाहर से धमकने की आवाजें आई। दरवाजा खोलता है या तोड़ दूं? रानी सहम कर दीवार से लग गई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उलझन में कहा। चुप रहो, अभी सब समझ में आ जाएगा। मगर हालात काबू से बाहर हो चुके थे। बाहर गांव के चंद आदमियों की आवाजें भी आ रही थी। क्या हुआ है? कौन है अंदर? और रानी की दादी रोती जा रही थी। हाय, मेरी इज्जत गई। मेरी पोती अंदर है। उसने दरवाजा बंद कर लिया। कोई निकालो उसे। मैं गुस्से से फट पड़ा। ये सब क्या ड्रामा है? मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वो भी अंदर से फंसी हुई थी, जैसे सब रास्ते एक साथ बंद हो गए हों। एक लम्हे के लिए मुझे लगा ये सब पहले से तयशुदा मंसूबा हो। दरवाजा जोर से हिला, फिर एक धमाके के साथ टूट गया। अब्बा अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। ये सब क्या है शाहजेब? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अब्बा ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। अब्बा का हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा तो वक्त जैसे रुक गया। आवाज गूंजी और पूरा आंगन सुनसा हो गया। मेरे हाथ बेख्तियार मुंह पर गया। चेहरा जलने लगा।
अब्बा मेरी बात तो सुने, मैंने धीमी मगर लरजती आवाज में कहा। खामोश रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं साकत खड़ा था, नजरें झुकाए, सांसों में तेजी। बाहर चंद लोग जमा थे। दादी अपनी मस्तूरी चीखों के साथ जमीन पर गिरी जा रही थी। आए मेरी पोती की इज्जत गई, वो कहती जा रही थी। रानी चुपचाप एक कोने में बैठी थी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा बेरंग। अब्बा ने मेरी तरफ इशारा किया, घर के अंदर चलो। मैं खामोशी से उनके पीछे अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ। अब्बा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुमने हमारा सर झुका दिया। अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, वो दरवाजा खुद। बकवास बंद करो। उनकी आवाज में वही सियासी असर था जो आवाम को खामोश कर देता था। ये सब बहाने हैं, लोग बाहर बातें कर रहे हैं। तुम समझते हो मैं इलेक्शन से पहले ये रुसवाई बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैंने घबरा कर कहा। लेकिन अब्बा आप जानते हैं मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। बात यह नहीं है कि तुम कैसे आदमी हो, बात यह है कि दुनिया तुम्हें क्या समझेगी। मैंने देखा अब्बा का चेहरा पसीने से तर था। वो मुसलसल जल रहे थे, जैसे कोई फैसला जहन में पकता जा रहा हो। आखिर वो रुक गए। तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा, मैंने चौंक कर कहा। क्या? हाँ, निकाह, अभी और इसी वक्त। अब आप होश में हैं? ये सब एक साजिश है। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। बस अब मजीद एक लफ्ज नहीं। मैं चुप हो गया। दिल में एक गुस्सा उभर रहा था, लेकिन मैं अब्बा के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। दरवाजे पर नौकर आया। साहब, गांव के पंचायत वाले बाहर हैं। दादी कह रही हैं कि इंसाफ चाहिए। अब्बा ने माथे पर हाथ रखा। उन्हें बिठाओ, अभी आता हूँ। मैं उनके साथ बाहर गया। गांव के चंद बुजुर्ग बैठे थे। दादी सर पर दुपट्टा लिए बयान कर रही थी, हम गरीब लोग हैं साहब, हमारी बच्चियों की इज्जत ही हमारा जेवर है। अगर इंसाफ न मिला तो हम मर जाएंगे। एक बुजुर्ग ने अब्बा से कहा, हाजी साहब, ये मामला अब आपके खानदान के लिए खतरनाक हो सकता है। बेहतर है कि निकाह करवा दिया जाए। अब्बा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मगर एक शर्त होगी। दादी ने फौरन कहा। शर्त? कौन सी शर्त साहब? हक महर 10 लाख रुपए। अब्बा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, हमारी इज्जत की कीमत कम नहीं है। मैंने बेयकीनी से अब्बा को देखा। वो मेरी तरफ मुड़े। तुम चुप रहो। दादी की आंखों में लालच की चमक आई। कबूल है साहब, कबूल है, मगर निकाह आज ही होना चाहिए। अब्बा ने इत्मीनान से कहा। हो जाएगा। सब लोग चले गए तो अब्बा ने मुझसे कहा, कल तुम शहर जाओगे, बैंक से पैसे निकालना। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात बने। मैंने कड़वा लहजा इख्तियार किया। यानी अब्बा आपने फैसला कर लिया है कि मैं कसूरवार हूँ? उन्होंने सर निकाह डाली। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने खानदान को बचा रहा हूँ। रात को फार्म हाउस में खामोशी छा गई। मैं कमरे में बैठा वो सब सोच रहा था। मेरी इज्जत, मेरा वक़ार, सब चंद लम्हों में मिट्टी में मिल गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं खुद अपनी जिंदगी का कैदी बन गया हूँ। अगली सुबह बैंक जाकर मैंने 10 लाख रुपए निकलवाए। नोटों की गड्डी हाथ में पकड़कर मुझे अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे ये पैसा नहीं, मेरी शिकस्त की अलामत हो। जब वापस आया तो अब्बा दरवाजे पर खड़े थे। मौलवी साहब आ गए थे। अब्बा, क्या वाकई ये जरूरी है? जरूरी नहीं, नागुज़ीर है। मौलवी साहब ने निकाह की तैयारी शुरू की। दादी ने कमरे के कोने में रानी को बैठा दिया। उसके चेहरे पर सफेद दुपट्टा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने एक लम्हा उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो। मौलवी साहब ने कहा, दूल्हे का नाम? अब्बा ने जवाब दिया, शाहजेब खान। दुल्हन का नाम? रानी। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़े। मैंने बेजान लहजे में बोला, कबूल है, 3 बार। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हम पर थीं। दादी खुशी से आंसू पहुंच रही थी। अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई। मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। निकाह के बाद अब्बा ने नोटों का थैला दादी को दिया। ये लो, और अब ये बात खत्म। दादी ने कांपते हाथों से थैला लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे साहब। रानी उठकर जाने लगी, मगर अब्बा ने कहा, अब ये तुम्हारा घर है बेटी। मैंने उनके जुमले पर मुठियां भींच ली। बेटी? ये तो जबरदस्ती का ताल्लुक है। दोपहर के बाद अब्बा ने मुझे बुलाया। तुम चंद दिन यहीं रहोगे, मैं कल गांव जा रहा हूँ, कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने सख्त लहजे में कहा, जैसे आपका हुक्म। रानी को मुलाजमाओं ने मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे में ठहरा दिया। वो सारा दिन खामोश रही, न किसी से बात, न कोई सवाल। मैंने खुद को किताबों में उलझाने की कोशिश की, मगर दिमाग भटक रहा था। शाम को जब बरामदे से गुजरा तो देखा वो चूल्हे के पास बैठी दादी के कपड़े तय कर रही थी। मैंने सर्द आवाज में कहा, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। उसने नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, काम करने की आदत है साहब। अब तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं। वो हल्का सा चौंकी। ये निकाह सिर्फ नाम का है साहब, ना मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ, ना आप मेरे शौहर। मैं लम्हा भर को खामोश रह गया। उसके लहजे में एक अजीब सच्चाई थी। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी दादी की चाल थी? पता है।
मगर उनके सिवा मेरा है कौन? मैंने तंज किया। उनके पास अब 10 लाख हैं, तुम्हारी परवाह कौन करेगा? उसने धीरे से कहा। शायद, मगर मैं उनके बगैर कुछ नहीं। मैंने एक तंजिया कहका लगाया। वफादारी भी कितनी अजीब चीज है। तुम्हें तबाह करने वाले के साथ भी तुम खड़ी हो। वो चुप रही, जैसे कोई फैसला दिल में छुपा हो। रात को जब अब्बा सफर की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, अब्बा आप कल चले जाएं, मगर मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा, जाओगे कहाँ? सबको पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है। गांव के लोग बातें बनाएंगे। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस आऊंगा, तब जो करना हो कर लेना। अब्बा के जाने के दूसरे ही दिन हवेली में एक अजीब सा सुकून छा गया। वो सुकून जो तूफान से पहले की खामोशी होती है। मैं सुबह सवेरे दफ्तर के कागजात देख रहा था, जब अचानक जहन में ख्याल आया, अब वक्त आ गया है, अब सब खत्म करने का। मैंने बरसों की नफरत, उलझन और मजबूरी को एक फैसले में बदलने का सोच लिया। मैंने गहरी सांस ली और नौकर को बुलाया। जाओ, रानी को कहो कि मेरे कमरे में आए। नौकर ने सर हिलाया। जी साहब। कुछ ही देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास आकर रुक गई, दुपट्टा सर पर, नजरें जमीन पर। अंदर आओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो चंद कदम आगे बढ़ी। जी साहब, आपने बुलाया? बैठो। वो खामोशी सी कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। मैंने अपनी फाइल बंद की और सीधा उसकी आंखों में देखा। आज हम दोनों के दरमियान जो ड्रामा चल रहा है, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। वो चौंकी। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं। यह सुनते ही वो लरस गई, जैसे किसी ने जमीन उसके कदमों के नीचे से खींच ली हो। वो फौरन उठी, मेरे कदमों के पास आकर बैठ गई। नहीं साहब, ऐसा ना कहिए। क्यों? तुम्हें भी तो पता है ये निकाह जबरदस्ती का था। ये कोई मोहब्बत या रिश्ता नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। लेकिन साहब, उसकी आवाज कांप गई, अब ये सिर्फ निकाह नहीं रहा। मैंने भवें चढ़ाई। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। क्या? जी, 3 माह से मैं उम्मीद से हूं। मैं चलना में साकत खड़ा रहा, दिमाग जैसे बंद हो गया हो। हर सोच, हर मंसूबा, हर फैसला धुंधला गया। ये मुमकिन नहीं, मैं चिल्लाया। ये सच है साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। बस इतना जानती हूं, आप मेरा और अपने बच्चे का सहारा बने। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। बस करो, मेरे वारिस नौकरानियों के पेट से पैदा नहीं होते। वो खामोशी से पीछे हट गई। मैंने सिगरेट जलाया और तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा। तुम जानती हो इस खबर का मतलब क्या है? तुम चाहती हो मैं सियासत छोड़ दूं? तुम चाहती हो मेरा खानदान बदनाम हो? मैंने कभी बदनामी नहीं चाही साहब। मैं तो चाहती थी कि आप खुश रहें। मैं तंजन हंसा। खुश? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी एक कैद बन गई है और अब तुम उसे मजीद बर्बाद करना चाहती हो। वो लरसते हुए बोली, मैंने कभी बर्बादी नहीं चाही साहब, ये सब किस्मत थी। किस्मत? किस्मत को तुम लोगों ने हमेशा बहाना बनाया है। मैंने चीख कर कहा, इस बच्चे को जाया करो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो चंदा में खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बच्चा बेगुनाह है साहब। और मैं क्या हूँ? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, आपने खुद से नफरत की दीवार खड़ी की है। मैं उसके करीब आया। सुनो रानी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हें और इसे कोई पनाह नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा पुरसुकून थी। पनाह इंसान से नहीं, खुदा से मांगती हूँ। मैंने मुड़कर दरवाजा खोला। चली जाओ यहां से। वो उठी, दुपट्टा संभाला और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैं देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद मुझ पर तंज कर रहा हो। मैंने सिगरेट के कई कश दिए, मगर दम घुटने लगा। मैंने खुद को समझाया, ये सब एक चाल है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि वो सच बोल रही है। अगली सुबह मैंने मुलाजिम से कहा, रानी को बुलाओ। साहब वो सुबह से अपने कमरे में बुखार में रखती है, कह दो मैंने बुलाया है। कुछ देर के बाद वो आई, चेहरा जर्द, आंखें सूजी हुई। तबीयत खराब है? मैंने साथ लहजे में पूछा। थोड़ी सी, मगर ठीक हूँ। मैंने फाइल बंद की। मैं कल शहर जा रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और जो बात मैंने कल कही थी उस पर गौर कर लो। मैंने सोच लिया है। क्या मतलब? मैं अपना फैसला खुदा पर छोड़ती हूँ। अगर नसीब में ये बच्चा है तो जिंदा रहेगा, अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बेजारी से हाथ हिलाया। ठीक है, वो धीरे से बोली। शायद आप गलत हैं, वो सब बचा लेता है जो इंसान खुद बर्बाद करना चाहता है। मैंने उसके अल्फाज को मजाक समझकर टाल दिया, मगर वो रात मेरे लिए भारी साबित हुई। बार बार वो जुमला मेरे जहन में गूंजता रहा, अगर नसीब में है तो जिंदा रहेगा। 2 दिन के बाद मैं शहर गया। जब वापस आया तो दादी ने बताया, साहब बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है।
मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस कमजोरी है। दवा ले ली है? मैंने सर हिलाया, मगर दिल बेचैन हो गया। मैंने खुद जाकर दरवाज़ा बजाया। अंदर आ जाऊं? जी साहब। वो बिस्तर पर लेटी थी, कमज़ोर मगर पुरसुकून। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं साहब, सब ठीक है। मैंने खिड़की के पास बैठकर सिगरेट सुलगाया। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बच्चे के बारे में फैसला करो। मैंने फैसला कर लिया है साहब। क्या? मैं इसे दुनिया में आने दूंगी। फिर तुम जानती हो तुम्हारी जगह इस घर में नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? डरती थी साहब, पर अब नहीं। मैंने गुस्से से कहा, तुम जिद्दी हो, बिल्कुल अपनी दादी की तरह। शायद, मगर लालची नहीं। मैं इस जवाब पर लम्हा भर खामोश हो गया। तुम्हें लगता है ये बच्चा मेरे नाम से पहचाना जाएगा? नहीं साहब, मैं आपसे वो हक नहीं मांगूंगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस इतना कि मैं इसे जन्म दे सकूं। मैंने सर झटका। तुम पागल हो गई हो सकता है, मगर यही सच है। मैं वहां से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रानी, वो चौंकी। अगर तुमने ये हिमाकत की तो याद रखना, तुम्हारे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। वो धीरे से बोली। फिर भी मैं ये हिमाकत करूंगी साहब। मैंने दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पूरा घर जैसे मेरे खिलाफ हो चुका था। मुलाजमीन भी चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछे। रात को मैंने दादी की आवाज़ सुनी। वो किसी से कह नहीं थी, बेवकूफ़ लड़की है, खुद अपनी कब्र खोद रही है। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बात सुनी। उसे समझाओ दादी, मैंने कहा। दादी चौंकी। साहब आप? हाँ मैं। उसे समझाओ कि अभी वक्त है। ये बच्चा अगर पैदा हुआ तो तुम सबकी तबाही होगी। दादी ने कहा। मैं समझा रही हूँ साहब, मगर वो कुछ नहीं मानती। कहती है खुदा की मर्जी के आगे सब बेबस है। मैंने दांत पीस कर कहा, खुदा की मर्जी? अब देखता हूँ कैसे बचता है बच्चा। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो घर में अजीब सी खामोशी थी। न कोई बर्तनों की आवाज़, न किसी के कदमों की चाप। मैंने मुलाजिम को बुलाया। रानी कहाँ है? साहब, सुबह से दिखाई नहीं दी, शायद दादी के साथ गई हो। मैंने उलझन में कहा। दादी तो अपने कमरे में है। वो घबरा गया। फिर बीबी जी कहाँ गई? मैं तेजी से उसके कमरे में गया। खाली था। अलमारी खुली, एक दो कपड़े गायब। मेज पर बस एक कागज रखा था। मैंने उठाया, उस पर चंद अल्फाज लिखे थे। आपका फैसला मुकम्मल हुआ साहब, अब मेरा सफर शुरू है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चीख कर नौकर को आवाज दी, दरवाजा बंद करो, गेट पर जाओ, देखो वो कहाँ गई। मगर अब देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे उसके साथ कोई वादा भी रुखसत हो गया हो। सुबह सूरज की रोशनी ने कमरे की खिड़कियों से झांका, मगर हवेली की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में सुबह होते ही आंगन से किसी न किसी बर्तन की आवाज आती थी या रानी के कदमों की चाप, मगर आज जैसे सब कुछ मुंजमद था। मैंने बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने नौकर को आवाज दी, हामिद, रानी को कहो कि नाश्ता भेजे। कोई जवाब ना आया। मैं खुद बरामदे में निकल आया। दादी के कमरे का दरवाजा खुला था। दादी? अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख। मैंने पूछा, रानी कहाँ है? उन्होंने आंख उठाए बगैर कहा, चली गई। क्या मतलब? कहाँ गई? पता नहीं साहब, सुबह जब आंख खोली तो कमरा खाली था, बस ये दुपट्टा छोड़ गई है। मैंने कदम पीछे हटाया। किसने देखा? गेट किस वक्त खुला? नौकर अंदर आया। साहब, शायद रात गई हूँ, हम समझे थे कि वो दादी के पास है। मैंने गुस्से से कहा, सारे गेट बंद करवाओ, गांव के रास्तों पर देखो, किसी ने उसे जाते देखा होगा। मगर घंटों की तलाश के बाद भी कुछ न मिला, न कोई निशान, न कोई खबर। मैं शाम तक खुद गाड़ी लेकर करीबी गांव गया। बस अड्डे, दरबार, क्लिनिक, हर जगह पूछा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, साहब, आज सुबह एक लड़की अकेली पैदल चल रही थी, हाथ में छोटा सा थैला था, चेहरा ढांपा हुआ था। किधर गई? शायद शहर की तरफ। मैं शहर पहुंचा, मगर वहां भी कोई खबर नहीं मिली। रात गए हवेली लौटा। दादी चुपचाप बैठी थी। तुम्हारी पोती ने हमें रुसवा कर दिया, मैंने कहा। उन्होंने ठंडी सांस ली। नहीं साहब, शायद इज्जत बचा गई। क्या मतलब? वो चली गई ताकि आपका नाम बदनाम ना हो। मैंने उनकी बात काट दी। तुम दोनों माँ पोती एक जैसी हो। और वहां से निकल आया। अगले दिनों में मैंने पुलिस से लेकर निजी एजेंसियों तक सबसे रब्ता किया, मगर कुछ पता न चला। वक्त गुजरता गया। 6 महीने सालों में बदल गए। अब्बा की सेहत गिरने लगी और बिलाखिर एक दिन वो चल बसे। मैंने उनकी सियासी गद्दी संभाली। लोग मुझे खान साहब कहने लगे। जलसों में हुजूम होता, बैनरों पर मेरा नाम छपता। मैंने वो मकाम हासिल कर लिया था जिसका ख्वाब देखा था। लेकिन इस सफर में एक सन्नाटा साथ चला।
5 साल के बाद मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। मेरी शादी हो गई एक बड़े सनतकार की बेटी से, जिसका नाम अनम था। वो तालीम याफ्ता, खूबसूरत और खुददार औरत थी। शादी के इब्तदाई दिन बहुत खुशगवार गुजरे। उसके अंदाज में एक ठहराव था। एक शाम उसने कहा, शाहजेब, तुम बहुत कम बोलते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सियासतदान कम बोले तो लोग कम तनकीद करते हैं। वो हंस दी। फिर भी कभी कभी इंसान को सियासत से ज्यादा दिल की बात करनी चाहिए। जिंदगी मामूल पर आने लगी, मगर शादी के 2 साल बाद एक खामोश मसला सर उठाने लगा, औलाद की कमी। पहले पहल दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर वक्त के साथ वो सवाल घर की फिजा में बोझ बन गया। एक दिन अनम ने डॉक्टर से वक्त लिया। हम दोनों का चेकअप करवाना चाहिए। मैंने अखबार से नजरें न हटाते हुए कहा, वक्त नहीं है इन बातों का, वक्त बनाना पड़ता है शाहजेब। मैं कह रहा हूँ अभी मुनासिब वक्त नहीं। वो उठ गई। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मसले का सामना करने से डर लगता है? मैंने अखबार बंद करके उसे देखा। डर नहीं लगता, बस ये गैर जरूरी बातें हैं। खुदा जब चाहेगा दे देगा। खुदा चाहता है, मगर इंसान को कदम तो उठाना पड़ता है। चंद हफ्ते के बाद उसने अपने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मैंने इत्मीनान की सांस दी, मगर उसने खामोशी से कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरी? मैं चौंका। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि मर्दों का टेस्ट भी जरूरी है। मैंने साथ लहजे में कहा, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हें डर है कि कहीं तुम में मसला ना निकल आए? मैंने साथ लहजे में कहा, बस करो, ये बातें तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं। वो तंजन बोली, शायद तुम्हारे सच के मुताबिक भी नहीं। चंद दिन वो मुझसे बात नहीं करती रही। फिर एक रात जब मैं देर से घर लौटा तो उसने दरवाजा बंद किया हुआ था। मैंने दस्तक दी, अनम दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब आया, जब तुम अपने दिल के दरवाजे खोलोगे तब ये भी खोलेगा। मैं खामोशी से वापस चला गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसने सर्द लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अलग कमरों में रहूंगी। क्या पागल हो गई हो? नहीं, बस हकीकत को कबूल कर रही हूँ। तुम्हें अपनी अना ज्यादा अजीज है और मुझे सुकून। मैंने बर्तन जोर से मेज पर रखा। मैं खान हूं, मुझ पर उंगली उठाने की किसी की जरूरत नहीं। उंगली नहीं, सवाल उठाया है। तुम मर्द हो, मगर शायद बाप नहीं बन सकते। ये जुमला मेरे सीने में तीर की तरह लगा। मैं कुर्सी से उठा और कहा, अनम, ये आखिरी बार है जो तुमने ऐसा कहा। आइंदा अगर जबान खोली तो इस घर से चली जाना। वो मुस्कुराई। घर तो वैसे भी खाली है शाहजेब, तुम चाहो या ना चाहो। मैंने अगले दिन खुद को सियासत में झोंक दिया। फाइलें, मुलाकातें, मीडिया, सब कुछ, मगर अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। जब भी किसी बच्चे को देखता एक अनजाना सा एहसास उठता। एक दिन दफ्तर के बाहर मजदूरों के बच्चों को खेलते देखा। उनके कह कहे मेरे अंदर गूंजने लगे। उसी रात अनम के वालिद आए। बेटा, तुम दोनों को कुछ सोचना चाहिए। तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं, खानदान को वारिस चाहिए। मैंने उनकी बात काट दी। वक्त लगेगा, उन्होंने नरमी से कहा। वक्त नहीं, शायद इलाज लगेगा। मैंने चुप साध दी। 1 हफ्ते के बाद अनम के वकील ने मुझे नोटिस भेजा, तलाक का। उसने लिखा था, मैं एक खाली रिश्ते में मजीद सांस नहीं ले सकती। मैंने उस नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया, मगर उसके अल्फाज नहीं फटे, वो जहन में नक्श हो गए। कुछ दिन के बाद अदालत में तलाक मुकम्मल हुई। तलाक के बाद जैसे जिंदगी का शोर खत्म हो गया था। जो कभी मेहमानों, सियासी कारकुनों और सहाफियों से भरा रहता था, अब सुनसान दिखाई देता। हर कमरा जैसे मेरी तन्हाई का अक्स बन चुका था। सुबह की चाय के वक्त अब अखबार के साथ सिर्फ खामोशी होती, और शाम को ढलते सूरज के साथ हवेली की दीवारें भी साए की तरह तवील और उदास लगती। एक सुबह में बरामदे में बैठा फाइलें देख रहा था कि नौकर बोला, साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है। मैंने अखबार तय करते हुए कहा, रखो, मगर मुख्तसर, लंबी बातों का वक्त नहीं रहा। जी साहब। नौकर चला गया, मगर कुछ देर के बाद मैंने खुद को वही सोचते पाया जो पिछले कई दिनों से जहन में गूंज रहा था। रानी। मैंने सर झटका, मगर वो चेहरा, वो भीगी आंखें, वो आखिरी लम्हा जब उसने कहा था मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, जहन में फिर गूंज गया। मैंने सिगरेट सुलगाई, मगर धुआं अब सुकून नहीं देता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया, खान साहब, लोग कहते हैं कि आपके नजरियात बदल गए हैं, अब आप कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, कोई खास वजह? मैंने मुख्तसर कहा, कभी कभी बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी होता है। रिपोर्टर मुस्कुरा दिया, मगर मैं जानता था कि वो जवाब मेरी सियासत के लिए नहीं, मेरे ज़मीर के लिए था। अगले दिन मैं शहर के दफ्तर गया। काम के दौरान मेरे मुआविन ने कहा, खान साहब, एक यतीम खाना है, उन्होंने चंदा मांगा है, शायद मीडिया में अच्छा असर पड़े। मैंने बेदिली से कहा, ठीक है, कल जाकर दे आओ। सर, वो लोग चाहते हैं कि आप खुद आएं, बच्चों को खुशी होगी। मैंने सर हिलाया, देख लूंगा। शाम को जब मैं वापस आया
तो हवेली में अकेलापन और गहरा लगने लगा। दादी का पुराना कमरा खाली था। उनके जाने के बाद वो जगह मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं उस कमरे में गया तो एक बार फिर माजी जैसे जिंदा हो गया। उनकी अलमारी खोली तो नीचे एक कपड़ा रखा मिला। मैंने वो उठाया, रानी का दुपट्टा, वही जिस दिन वो गई थी। उस दुपट्टे से मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मगर साथ एक एहसास भी, खसारे का। मैंने उसे तय करके वापस रखा, मगर दिल ने कहा तुम भागकर भी रानी से नहीं बच सके। वो दिन आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। दफ्तर में एक मीटिंग चल रही थी जब मेरा सेक्रेटरी बोला, खान साहब, ट्रस्ट वालों की कॉल आई है। वो कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात जरूरी है। मैंने बगैर देखे जवाब दिया, कौन सा ट्रस्ट? शफकत ट्रस्ट सर। पिछले साल आपने वहाँ चंदा दिया था, इस साल वो एक नए मंसूबे के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने लम्हा भर सोचा, एक अजीब सा एहसास दिल में जागा था। ठीक है, वक्त मुकर्रर कर दो, मैं खुद जाऊंगा। अगली सुबह गाड़ी ट्रस्ट के गेट पर रुकी। अंदर कदम रखते ही वही मानूस सी बू थी, बच्चों की हंसी और एक सुकून भरा शोर। निगरान खातून ने मुझे देखकर मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। खान साहब, आपका फिर से खैर मकदम है। मैंने कहा, मैं वादा पूरा करने आया हूँ। बच्चे आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आज हमने एक छोटी सी तकरीब रखी है जहाँ बच्चे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैंने सर हिला दिया। आंगन में दर्जनों बच्चे खेल रहे थे, कुछ तस्वीरें बना रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। उनके दरमियान चलते हुए मुझे अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ, जैसे बरसों के बाद सांस ली हो। मैं एक लड़के के पास रुका जो पतंग बना रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? साद अंकल। पढ़ाई करते हो? जी, मगर छुट्टियों में पतंग बनाता हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। हैन उसी लम्हे पीछे से किसी ने दौड़ते हुए आकर मेरी टांगों को जकड़ लिया। मैं चौंक गया। नीचे झुककर देखा तो एक छोटा सा बच्चा था, शायद 7 या 8 साल का। गालों पर हल्की सी मट्टी, मगर चेहरे पर मासूम चमक। उसने मेरी आंखों में देखकर एक लफ्ज कहा, अब्बू। मेरे कदम जैसे जमीन से जम गए। क्या कहा तुमने? वो दोबारा मुस्कुराया। अब्बू। मैं झुककर बैठ गया। बेटा, तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हारा अब्बू हूं? उसने शर्माते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, अम्मी ने कहा था। मैंने हैरत से पूछा, अम्मी? कहाँ है तुम्हारी अम्मी? अम्मी आसमान पर है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाहजेब। मेरी सांस रुक गई। क्या कहा तुमने? मेरा नाम शाहजेब है, अम्मी ने रखा था। अम्मी का नाम? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। उसने मासूमियत से कहा, रानी। दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। हर आवाज मध्यम हो गई। मेरे सामने खड़ा वो बच्चा, रानी की आंखों, उसके चेहरे और उसके अंदाज की जीती जागती तस्वीर था। मैंने कपकपाते हाथों से उसका चेहरा छुआ। तुम रानी के बेटे हो? बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ। अम्मी ने कहा था मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, एक दिन आएंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रस्ट की मुंतजिमा मेरे करीब आई तो मैं अभी तक उस लम्हे के असर से बाहर नहीं आया था। उनकी आवाज मध्यम सी गूंजी, खान साहब, क्या आप इस बच्चे को जानते हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा, मगर जबान जैसे खुश्क हो चुकी थी। सिर्फ इस बात में सर हिला सका। उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे अंदाजा था कि एक दिन आप जरूर आएंगे। मैं चौंका। आपको कैसे पता था? उन्होंने कहा, इसकी माँ ने कहा था जब वो आएंगे तो पहचान जाएंगे। ये सुनते ही दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मुंतजिमा के हाथ में एक भूरा सा लिफाफा था, पुराना और वक्त की धूल में लिपटा हुआ। उन्होंने वो आहिस्ता से मेरी तरफ बढ़ाया। ये इसकी माँ ने मरने से पहले दिया था, कहा था इसके बाबा को दे देना। मेरे हाथ कपकपाने लगे। मैंने लिफाफा थामा। उस पर हल्के से उर्फों में लिखा था, शाहजेब के लिए। मैंने सांस रोकते हुए उसे खोला। अंदर एक तस्वीर थी, वही लम्हा, वही निकाह, वही रानी सफेद दुपट्टे में सहमी हुई, और मैं बेहिस बैठा हुआ। तस्वीर के पीछे चंद लफ्ज दर्ज थे, आपका वारिस शाहजेब। लफ्ज जैसे दिल में तीर बनकर पैवस्त हो गए। वो जुमला जो मैंने बरसों पहले गुरूर में कहा था, नौकरानियों के पेट से हमारे वारिस नहीं पैदा होते, आज मुझे खुद अपने लहजे में जला रहा था। मुंतजिमा ने खामोशी तोड़ी। खान साहब, वो आखिरी दिन बहुत मुश्किल थे। वो बीमार थी, मगर एक लम्हे के लिए भी उसने शिकायत नहीं की। बार बार कहती रही, मेरे बच्चे के अब्बू जरूर आएंगे। मैंने नजरें झुका ली। कब गई वो? तकरीबन 7 साल पहले। आखिरी वक्त में भी होंठों पर एक दुआ थी, मेरे बेटे को उसके अब्बू के पास पहुंचा देना। मैंने बमुश्किल आंसू रोके। उसने कभी कुछ और कहा? बस एक बात, कि अगर वो आए तो उनसे कहना, कभी कभी सब कुछ पाकर भी इंसान खाली रह जाता है, क्योंकि वो दिल से खाली हो जाता है। मेरे अंदर जैसे किसी ने चराग बुझा दिया। मैंने खामोशी से कहा, वो ठीक कहती थी।
इस दौरान छोटा शाहजेब दौड़ता हुआ आया। अब्बू देखें, मैंने पतंग बनाई। मैं घुटनों के बल बैठ गया। वाह, बहुत खूबसूरत। तुमने खुद बनाई? जी खुद। अम्मी कहती थी आसमान पर हमेशा जगह मिल जाती है, बस डोर मजबूत रखनी चाहिए। मेरे हाथों से तस्वीर फिसलते फिसलते रह गई। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। तुम्हारी अम्मी बहुत समझदार थी। अम्मी कहती थी अब्बू भी समझदार है, बस कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं। मैंने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। मुंतजिमा ने धीरे से कहा, खान साहब अगर आप चाहें तो ये तस्वीर हम यहाँ रख लें, यादगार के तौर पर। मैंने तस्वीर को सीने से लगाया। नहीं, ये अब मेरे घर की दीवार पर लगेगी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हमें खुशी है कि आज शाहजेब को उसका घर मिल गया। मैंने उनसे कहा, क्या इसके स्कूल और बाकी अखराजात मैंने संभाले हैं या पहले से इंतजाम है? सब कुछ हो जाएगा, मगर अब वो आपका है खान साहब। मैंने बच्चे की तरफ देखा। वो खुशी से दूसरे बच्चों को पतंग दिखा रहा था। बेटा चलो। कहाँ अब्बू? घर, तुम्हारा अपना घर। अम्मी कहती थी घर बहुत बड़ा होता है। क्या वहाँ दरख्त भी हैं? हाँ बहुत से, और एक बाग भी। अम्मी ने कहा था जब अब्बू आएंगे तो मुझे आसमान के करीब ले जाएंगे। मैंने नम लहजे में कहा, आज से तुम आसमान के नीचे नहीं, मेरे दिल के अंदर रहोगे। मुंतजिमा ने जाते जाते कहा, रानी को आप पर यकीन था। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, अफसोस मुझे खुद पर यकीन नहीं था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। छोटा शाहजेब अंदर बैठा। मैंने एक नज़र ट्रस्ट पर डाली। वो इमारत जिसने मेरे बेटे को पनाह दी मेरी नज़रों में एक मुकद्दस मकाम बन चुकी थी। रास्ते में बच्चा सवाल पर सवाल करता जा रहा था। अब्बू आपको पतंग उड़ानी आती है? हाँ, कभी बहुत अच्छी तरह। अम्मी कहती थी पतंग जब कट जाए तो दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है। मैंने गहरी सांस दी। लेकिन कभी कभी वो फिर से उड़ भी जाती है, जैसे हम। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया। हवा के साथ रानी की आवाज़ जैसे कानों में गूंजी, आपका वारिस शाहजेब। मैंने आईने में देखा। मेरा चेहरा अब बदल चुका था। वो गुरूर, वो अना, वो सर्दी सब कहीं पीछे रह गई थी। जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरबान बौखला गया। साहब, ये बच्चा? मैंने नरमी से कहा, ये मेरा बेटा है। दरबान के चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। जी साहब। मैंने अंदर कदम रखे। हवेली की वही दीवारें जो बरसों से साकत थीं, हाथ जैसे सांस ले रही थी। अब्बू, ये आपका घर है? नहीं बेटा, अब ये हमारा घर है। बच्चा भागकर सहन में गया। वही सहन जहां कभी रानी के कदमों की चाप गूंजती थी, अब उनकी पासगश्त उसके बेटे के कहकहों में बदल गई थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, रानी तुम चली गई, मगर तुम्हारा पैगाम रह गया। तुमने जो खालीपन छोड़ा था, आज वो भरा जा रहा है। उस रात मैंने बरसों के बाद सुकून की नींद दी, मगर आंखों में वही तस्वीर, वही अल्फाज रोशन रहे, आपका वारिस शाहजेब। सुबह सूरज खास तौर पर रोशन था। शायद बरसों के बाद इस घर में रोशनी दिल से उतर रही थी। मैंने लिटिल शाहजेब को अपने सीने से लगा रखा था। उसके नन्हे हाथ मेरे गले के गिर्द थे। उसकी हंसी मेरे अंदर की दीवारें तोड़ रही थी। अब्बू, आज कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारे नाम एक वादा लिखना है। मैंने ट्रस्ट से दिए गए कागजात मेज पर फैलाए। मुंतजिमा की बात याद आई। ये पहला मौका होगा कि एक बाप अपने ही बेटे को गोद ले रहा है। मैंने कलम उठाया। हाथ कांपने लगे। नाम शाहजेब खान, वल्द शाहजेब खान। ये लिखते वक्त मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतरा, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। साहब, मीडिया वाले बाहर हैं, सब पूछ रहे हैं कि बच्चा कौन है। मैंने नरमी से कहा, उन्हें कहो कि मेरा वारिस है। अगर सवाल करें तो बता दो, ये वो सच है जिससे मैं बरसों भागा। मैंने शाहजेब को देखा। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ लोग तुम्हें पहचानेंगे, कुछ तुम्हें परखेंगे, मगर तुम बस वही बनना जो तुम्हारी माँ चाहती थी, सच्चा इंसान। वो हंसकर बोला, अम्मी कहती थी सच हमेशा जीतता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी। दोपहर को मैंने ऐलान किया कि खान फैमिली ट्रस्ट के नाम से एक नया इदारा कायम होगा। वो इदारा जो यतीम बच्चों की तालीम और कफालत करेगा। सहाफ़ी हैरान थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, खान साहब, ये ख्याल कैसे आया? मैंने जवाब दिया, शायद देर से आया, मगर सही वक्त पर, क्योंकि किसी की महरूमी कभी रायगा नहीं जाती। शाम को मैं शाहजेब को लेकर हवेली के बाग में गया। दरख्तों पर बहार थी। ये देखो बेटा, ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी अम्मी पौधों को पानी देती थी। अम्मी भी यहाँ रहती थी? हाँ, मगर उस वक्त मैं अंधा था, अब देख सकता हूँ। बच्चे ने हाथ फिर आसमान की तरफ उठाया। अम्मी हमें देख रही है ना?
मैंने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो खुश हैं। मैंने बेटे को गोद में उठाया और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वही दरवाजा जो कभी नफरत की अलामत था, आज मोहब्बत के इस्तकबाल में खुल गया। दरवाजे पर रुककर मैंने कहा, देखो, ये तुम्हारा घर है, मगर याद रखना, असल घर वो होता है जहां दिल आजाद हो। बच्चे ने मेरे गले में बाजू डाल दिए। अब्बू, मेरा दिल तो आपके पास है। मैंने आंखें बंद की। माजी के सारे मंजर धुंधले हो गए, मगर एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, रानी का। मैंने सरगोशी की। रानी, आज तेरा ख्वाब पूरा हो गया। तुम्हारा शाहजेब अपने बाप के पास है, अपने बाप के साथ है। उस रात मैंने पहली बार हवेली में अजान की आवाज को गौर से सुना। लगता था दीवारें भी दुआ कर रही हैं। मैंने बेटे के कमरे की लाइट बंद की, उसे चादर उड़ाई। वो मुस्कुरा कर बोला, अब्बू, कल पतंग उड़ाएंगे ना? हाँ, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि आसमान को छू ले। अम्मी कहती थी, अगर पतंग आसमान को छू ले तो दुआ कबूल हो जाती है। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया। फिर कल हम दुआ भी करेंगे। दरवाजा बंद करते हुए मेरी नजरें उस तस्वीर पर पड़ी जो मैंने दीवार पर लगाई थी। निकाह की तस्वीर। मैंने सोचा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी, ये तकदीर का फैसला था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें पाया रानी, तुम्हारा वारिस, तुम्हारा ख्वाब, सब कुछ मेरे पास वापस आ गया। हवेली की रोशनी में अब जिंदगी लौट आई थी। हर बरसों के बाद मैंने खुद से कहा, आखिरकार मैं मुकम्मल हो गया हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।